गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी विद्यार्थियों का मेरा मुकेश सैनी विद्या विहार बांदीकुई के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, आज का जो हमारा लेसन 5वां लेसन रसायन विज्ञान से संबंधित तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, आप ध्यान से समझते रहें। लेसन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और ये 5वां चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। देखिए, हम बिल्कुल बेस से चलेंगे, आपके अच्छी तरह लेसन समझ में आ जाएगा। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। हमारे पास में यहाँ 3 शब्द है। सबसे पहले हमें समझना है कि तत्व क्या है। तो देखिए, 9th क्लास में आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि समान परमाणुओं का समूह मिल करके जिस पदार्थ का निर्माण करता है वो तत्व कहलाता है। तो सिंपल सी बात होगी कि तत्व समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। समान परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये मेरे पास में एक धातु का टुकड़ा है, पूरा एक धातु का टुकड़ा है, धातु की एक चादर रूप में है ये पूरा। अब सपोज करो कि ये लोहे का है, ये लोहे का है, पूरा लोहे का है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरा लोहे का है तो इसको बनाने वाले छोटे छोटे कण तो होंगे। तो ये जो छोटे छोटे बिल्कुल सूक्ष्म जो कण हैं जो इसको मिल करके बना रहे हैं वो सभी क्या है? परमाणु। वो सभी क्या है? तो ये जो लोहे की शीट है, इस शीट में पूरी तरीके से जो परमाणु हैं वो समान परमाणु हैं, जिसका प्रतीक क्या है? अरे तो समान परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। बस समझ में आ गई? तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह होता है। क्लियर क्या? अब हम बात करते हैं कि ये आवर्ती जो शब्द है वो क्या है? ठीक है, तो तत्व आधुनिक आवर्त सारणी की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केमिस्ट्री में हम बात करें तो तत्वों की संख्या 118 है। इन 118 तत्वों में से 92 या 94, 92, कई बुक में आपको 92 लिखा हुआ मिल जाता है, कई बुक में NCERT आपकी 94 की कहती है कि ये जो तत्व हैं ये प्राकृतिक तत्व है। ये प्रकृति में प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये यहाँ ये प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी तत्व हैं वो सभी कैसे तत्व हैं? वो कृत्रिम तत्व। कैसे तत्व हैं? कृत्रिम तत्व। वो कृत्रिम तत्व है। ठीक है, अब देखो 118 तत्वों में से 94 तत्व तो प्राकृतिक हो गए। तो फिर इनका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है?
तो बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये वर्गीकरण होता क्या है। वर्गीकरण होता क्या है, तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो ये 118 तत्वों को वर्गीकृत किया है मुख्य रूप से 3 भाग, जिसकी मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा, पूरे आवर्त सारणी समझाऊंगा, ठीक है ना। वहां पर बिल्कुल बताऊंगा कि तत्वों को कहाँ किस प्रकार से व्यवस्थित किया है और उनको व्यवस्थित करने का क्या रीजन है, ठीक है ना, क्या इनके अंदर सिमिलरिटी है और इसी तरीके से इनको एडजस्ट क्यों किया है, इसी चैप्टर के अंतर्गत मैं इसकी चर्चा कर, ठीक है। अभी से तो हम ये पढ़ रहे हैं कि टोटल तत्व इस तरीके से 118 है, कितने भागों में बांटा है और क्यों बांटा है, अर्थात उनका वर्गीकरण जो किया है वो क्यों किया है, ठीक है। तो देखिए धातु और लास्ट में अधातु और बीच में उपधातु। तो ये तो सीधा सीधा आपके समझ में आ गया कि टोटल 118 जो एलिमेंट्स हैं उनको धातु, उपधातु और अधातु में बांटा है, ठीक। उपधातुएं इधर से धातु और अधातु दोनों के टच में है, तो हम यहाँ पर एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि उपधातुएं वे होती हैं जिनमें धातु के और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातुएं कहते हैं, ठीक। 118 तत्वों में से धात्विक तत्वों की संख्या मैक्सिमम है, अधात्विक तत्वों की संख्या मिनिमम है, कम है। अधिकांशतः ये गैस अवस्था में है और ये अधिकांशतः ठोस अवस्था में है। ये ठोस अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं अधिकांशतः। और उपधातुओं की हम बात करें तो इनमें सिमिलरिटी है, कुछ ठोस भी है, ठीक है, और कुछ गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं, ठीक। तो अभी सिर्फ हमने एक बेसिक क्लासिफिकेशन की बात की है, एक बेसिक वर्गीकरण पढ़ा है कि टोटल तत्वों को जो 118 तत्व हैं इनको 3 भागों में बांटा जाता है। चलिए हम इनके बारे में विस्तृत जब मैं आपको टेबल पढ़ाऊंगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तब जाकर इनकी चर्चा करूँ, ठीक है। आगे तो अभी तो मैंने सिर्फ इतना समझाया आपको कि ये जो वर्गीकरण है, कि वर्गीकरण होता क्या है, तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर बांटना क्या कहलाता है। अभी मैंने जो बांटा है तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो धातुएं हैं वो एक साइड हो गई, अधातुएं एक साइड हो गई और उपधातुएं एक साइड हो गई, ठीक है। तो इसलिए अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, ऐसा क्यों किया कि हमें इनको बांटना पड़ा। देखो सिंपल सी बात है कि एक शॉप होती है, दुकान होती है, तो दुकानदार अपना जो सामान होता है उसको एक सीक्वेंस में एक व्यवस्थित क्रम से एडजस्ट करता है। साबुन एक साइड रखेगा वो, ठीक है ना, डिटर्जेंट को एक साइड रखेगा, टूथपेस्ट एक साइड रखेगा, ठीक है, और किताब को भी मान लो वो रखता है तो उनको बुक एक साइड रखेगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको सुविधा ये होती है कि वो आसानी से जब कोई भी ग्राहक उससे सामान मांगे तो उसको वो तुरंत उठा करके देखेगा, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अव्यवस्था नहीं, ठीक है। तो तत्वों को व्यवस्थित इसीलिए किया जाता है कि उनके तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर पहचाना जा सके, उनको एक पहचान दी जा सके, पहचानने में सुविधा हो, ठीक है, इसलिए इसका वर्गीकरण किया जाए, ठीक। अब फिर हमारे पास में क्वेश्चन होता है कि जब ये वर्गीकरण कर दिया तो वर्गीकरण पहले किसने किया, बाद में किसने किया, और ये वर्गीकरण करने का जो प्रयास है किसका सफल रहा, कहाँ तक हमारे सिलेबस में ये बातें हैं। तो आप वर्गीकरण का जो प्रयास किया गया
वो इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले जो प्रयास किया वो है डोबे राइनर। वैज्ञानिक है डोबे राइनर, जिन्होंने 1817 में तत्वों के वर्गीकरण का एक प्रयास किया था। ठीक है, दूसरा साइंटिस्ट है रसायनज्ञ है न्यूलैंड, फिर न्यूलैंड ने किया। और तीसरा है मेंडलीव। और लास्ट आता है हेनरी मोज़ले। ठीक है, सीक्वेंस है बहुत अच्छा, यहीं से अब आप समझते रहें। डोबे राइनर ने सर्वप्रथम तत्वों को व्यवस्थित करने का, क्लासिफाइड करने का काम किया, फिर न्यूलैंड ने किया, फिर मेंडलीव ने किया, फिर हेनरी मोज़ले। ठीक, अब आप यहाँ समझिए कि डोबे राइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव जो ये तीनों हैं, इनकी क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार था परमाणु द्रव्यमान। अगर आपसे पूछा जाता है कि डोबे राइनर ने तत्वों को वर्गीकृत किस आधार पर किया, तो आप कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। डोबे राइनर ने, न्यूलैंड ने और मेंडलीव ने, इन तीनों ने परमाणु द्रव्यमान को आधार मान करके तत्वों का वर्गीकरण किया। और परमाणु द्रव्यमान को जब इन्होंने आधार माना, तो परमाणु द्रव्यमान अर्थात परमाणु जो भार हैं, पर तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में लिखा। पहले कम द्रव्यमान, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, मतलब कि परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। चाहे वो डोबे राइनर की बात हो, चाहे न्यूलैंड की बात हो, चाहे मेंडलीव की। पहली बात आपको ध्यान रखना। ठीक, फिर आता है हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले का जो तत्वों को क्लासिफाइड करने का जो तरीका है, वो तरीका था परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक के आधार पर, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, दिखाएंगे परमाणु क्रमांक। ठीक, एटम नंबर के आधार पर इन्होंने व्यवस्थित किया। और मैं आपको बता दूं कि तत्वों को व्यवस्थित करने का इनका ये प्रयास है। और वर्तमान में जो हम पढ़ते हैं, एक सफल जो प्रयास है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जो पढ़ते हैं, वो हेनरी मोज़ले का ही प्रयास है। हेनरी मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा हेनरी मोज़ले द्वारा दी गई। हेनरी मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी का जो बेस है, जो आधार है, वो क्या है? परमाणु क्रमांक है। आपसे पूछा जाता है मेंडलीव द्वारा कौन सा नियम दिया गया? मेंडलीव द्वारा मेंडलीव आवर्त नियम, मेंडलीव आवर्त नियम। ठीक है, और मेंडलीव आवर्त नियम जो है, ये किस आधार पर दिया गया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया गया। तो ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको प्रथम दृष्टि में देखते ही याद आता है, बस समझ में आ गया। तो अब हम एक एक के बारे में डीपली पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे कि डोबे राइनर ने जब तत्वों को व्यवस्थित किया तो किस प्रकार से अपने सिद्धांत को नाम दिया, यह सिद्धांत कहाँ तक सफल रहा, आगे क्यों नहीं सफल रहा, ठीक है, क्या खामियां रही, इन एक एक सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा विस्तृत कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए, डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत।
डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। अब आपसे पूछा जाए कि डोबेराइनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत। इसी प्रकार से थोड़ी देर बाद में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि न्यूलैंड ने कौन सा सिद्धांत दिया, अष्टक सिद्धांत दिया। क्या है अष्टक सिद्धांत, चर्चा करेंगे। पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, डोबेराइनर के बारे में। ठीक है, तो डोबेराइनर के बारे में ये जो सिद्धांत दिया गया, हालांकि साइंस में आपको सन याद रखने की कोई बात नहीं, ठीक है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ठीक है। साइंस में सन कोई ज़्यादा महत्व नहीं करता है, बट फिर भी हम देख रहे हैं कि डोबेराइनर ने जो त्रिक सिद्धांत दिया वो 1870। अब ये सन के बारे में भी कुछ बुक में अलग हो सकता है, किसी में क्या हो सकता है, बट आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस 1870। ठीक, तो डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत नाम से क्लियर हो रहा है, त्रिक का मतलब तीन। तो वैज्ञानिक डोबेराइनर ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। ये मैं तीनों के बारे में बता चुका आपको, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, तीनों का ही आधार परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम रहेगा। ठीक है, अब देखो, तो वैज्ञानिक डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया। अब आपको लैंग्वेज इस रूप से बना देनी है कि त्रिक सिद्धांत के अनुसार, आप चाहे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आप यूं भी लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक डोबेराइनर ने, रसायनज्ञ डोबेराइनर ने तीन के तत्वों का समूह बना करके उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। बस समझ में आ गई, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है। डोबेराइनर ने तत्वों के तीन का समूह बना करके उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और बताया कि क्या बताया, तीन का समूह ली नाम, एक समूह तो ये हो गया, एक समूह ये हो गया, और तीसरा समूह में यहां लिख देता हूं, ये तीसरा समूह हो गया। तीन के समूह हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन। इस प्रकार से तीन का जो समूह बनाया उन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। देख लीजिए, लिथियम का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। और वैसे सोडियम का आपको याद होगा कितना होता है, 23 होता है, 23 होता है। तो देखो तत्वों के बढ़ते हुए क्रम में वह 7, 23, 39। बात समझ में आ रही। अब आप एक बात समझिए, अभी हमारा सिद्धांत की डेफिनेशन चल रही है कि डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत के अनुसार डोबेराइनर ने तत्वों के तीन का समूह बना करके उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया और ये बताया कि पहले और तीसरे, यह समझ लीजिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। पहले और तीसरे द्रव्यमानों का लगभग औसत बीच वाले तत्व का द्रव्यमान होता है। लैंग्वेज पे ध्यान देना, बुक में लैंग्वेज अलग मिल सकती है, मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग हो सकती है, आप अपने शब्दों में कहोगे वो अलग हो सकती है, बट सेंस क्लियर हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, यही आपके दिमाग की क्रिएटिविटी है। ठीक है,
डोबेराइनर ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। कितने समूह बनाकर? 3-3 के समूह बनाकर। ठीक है, उन्होंने बताया कि पहले और तीसरे, पहले और अंतिम भी कह सकते हो, पहले और अंतिम तत्वों के द्रव्यमानों का लगभग औसत बीच वाले तत्व का द्रव्यमान होता है। और लैंग्वेज पे ध्यान देना, मैंने कहा पहले और अंतिम, और इसका द्रव्यमान 7, इसका 39 हो गया ना। तो पहले और तीसरे तत्वों के द्रव्यमानों का औसत निकालो, दोनों का योग बटा दोनों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या पढ़ा है मैथ में आपने। तो देखिए 7 + 39, कितनी राशियां आपके पास में? 1 और ये 2, 2 का भाग दे दो, कितने होते हैं? 46/2 बराबर 23 होते हैं। तो बीच वाले का द्रव्यमान कितना निकल के आ गया? 23 निकल गया। यही डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत समझ में आ गया। अब देखिए जी, डोबेराइनर का सिद्धांत हुआ। अब पूछा जाता है कि डोबेराइनर ने 3 त्रिक कौन कौन से दिए। तो इसके लिए पहला त्रिक तो आपको याद हो ही गया। पहला त्रिक है, चाहे तो आप इसका ट्रिक भी याद कर सकते हैं, त्रिक का ट्रिक। ठीक है, देखिए लीना की केसर बाटी, लीना की केसर बाटी। और तीसरा होता है कल बाहर आई। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। ये कितने त्रिक हो गए? 3 त्रिक हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाता है डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है, 3 त्रिक कौन कौन से हैं, बीच वाले तत्वों का द्रव्यमान किस प्रकार से निकाला जाता है, तो मैं मानता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर आपसे पूछें कि आगे तो 118 तत्व हैं, फिर क्या हुआ? यह सिद्धांत फेल हो गया, असफल हो गया। क्यों? डोबेराइनर 3 त्रिकों के अतिरिक्त अन्य कोई त्रिक नहीं दे पाया, क्योंकि उसके नियम का फॉलो हुआ ही नहीं आगे, इसलिए ये सिद्धांत यानी सिमट करके रह गया। समझ में आ गया आपके बात? तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैंने जितना आपको पढ़ाया वो समझ में आ जाना चाहिए। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्व क्या है, वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, और वर्गीकरण को देने वाले वैज्ञानिकों का प्रयास किस प्रकार से हैं। डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलेव, हेनरी मोजले,